हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चंद बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो एक विशाल महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो लोकप्रिय तथा विद्युत प्रिय चर्चित महाकाव्य है। इसकी ऐतिहासिकता को लेकर प्रामाणिक तथा अप्रामाणिकता के घेरे में विवादपूर्ण रहा है। इन दो मतों के अलावा तीसरा मत इसे अर्ध प्रामाणिक मानता है। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें तीनों मतों का विवेचन करना आवश्यक है। इसका पहला मत है अप्रामाणिक रचना। प्रथम मत के विद्वानों ने निम्नलिखित आधार से रासो को अप्रामाणिक रचना माना है। पहला है रासो में वर्णित घटनाएं, दूसरा इसका कालखंड और तीसरा पृथ्वीराज रासो में प्रयुक्त भाषा। इस पर विद्वानों ने अपने कई मत भी दिए हैं, जैसे कविराज श्यामलाल दास जी ने 1886 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में एक लेख प्रकाशित करवाया, जिसमें उन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक बताया था। इसमें वह लिखते हैं, पृथ्वीराज रासो एक अप्रामाणिक ग्रंथ है। कोणार्क के चौहानाश्रित किसी चारण भाट की रचना है। चंद बरदाई के नाम से उस भाट ने यह रचना लिखी और अपना वास्तविक नाम छुपाया। यह चंद कवि ने नहीं लिखा तथा पृथ्वीराज के समय में नहीं लिखा गया। यह राजस्थान की रचना है। इसका कारण इसकी भाषा पर राजस्थानी का प्रभाव होना है। संवत और जो तिथियां हैं वो अशुद्ध हैं। रासो का निर्माण 1640 से 1670 20वीं संवत के बीच हुआ होगा। इस पर दूसरा मत है डॉक्टर बूलर का, जो कहते हैं पृथ्वीराज रासो ग्रंथ अनैतिहासिक है, इसलिए बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी इस ग्रंथ का प्रकाशन बंद कर दे। यह ग्रंथ जाली है, जैसा कि जोधपुर में मुरारी दास और उदयपुर के श्यामल दास ने बहुत पहले प्रकट किया है कि पृथ्वीराज विजय के अनुसार पृथ्वीराज के बंदी राज अर्थात मुख्य भाट का नाम पृथ्वीभट्ट था, न कि चंद बरदाई। इसमें तीसरा मत है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का। इन्होंने पृथ्वीराज रासो पूर्ण रूप से अनैतिहासिक ग्रंथ बताया और इन्होंने इसके कई कारण दिए। इसका पहला कारण था पृथ्वीराज की माता का नाम भ्रामक है। दूसरा, पृथ्वीराज रासो में चौहानों की वंशावली के 44 नामों में से केवल 7 नाम प्राचीन शिलालेखों अथवा पृथ्वीराज विजय से मिलते हैं, बाकी के नाम इसमें नकली हैं। तीसरा, चौहान सूर्यवंशी कहे जाते हैं, अग्निवंशी नहीं। पृथ्वीराज रासो में परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान आदि वंशों की उत्पत्ति आबू ने अग्निकुंड से मानी है, जबकि 7वीं शताब्दी के पूर्व अग्निवंश विषयक कोई सामग्री प्राप्त नहीं थी, इसलिए पृथ्वीराज रासो के समय का नहीं है। इसका चौथा मत है पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर की मृत्यु तिथि और घटना काल्पनिक तथा मनगढ़ंत है।
पांचवा, पृथ्वीराज के विवाह संबंधी वर्णन इतिहास मान्य नहीं है। 11 वर्ष से 36 वर्ष तक की आयु में पृथ्वीराज के 14 विवाह होने का कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं मिलता। यह असंभव है। इसमें छठा कारण है, पृथ्वीराज रासों में उल्लेखित संवत काल्पनिक है। और इनका सातवां कारण है, घटनाएं अनैतिहासिक हैं। भाषा भी 1600 के आसपास की है। इसका कारण 107 शब्द फारसी के हैं। इसमें चौथा मत है आचार्य शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासों को अप्रामाणिक रचना मानते हुए 3 तथ्य दिए। इनका पहले तथ्य था, बात केवल संवत तक नहीं है, इस इतिहास विरुद्ध काल्पनिक घटनाओं की भरमार है। घटनाओं में उलटफेर का प्रयोजन निश्चित होता है, जबकि पृथ्वीराज विजय में घटनाएं इतिहास की दृष्टि से ठीक ठाक है। इनका दूसरा तथ्य है, पृथ्वीराज की सभा में चंद नाम का कोई कवि था ही नहीं। अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज या उनके भाई हरिराज अथवा इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा होगा, जिसने उसके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि का वर्णन में कुछ रचना की हो। पीछे जो बहुत सा कल्पित भट्टन तैयार हो गया, उसी के नाम पर रासो नाम की यही इमारत खड़ी की गई हो। इनका तीसरा तथ्य है, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि यह बिल्कुल बेठिकाने है। इसमें व्याकरण की व्यवस्था नहीं है। दोहों की और कुछ कुछ कवित्तों छप्पयों की भाषा तो ठिकाने की है, पर त्रोटक आदि छोटे छोटे छंदों में तो कहीं अनुस्वार अंतः शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है, जैसे किसी संस्कृत प्राकृतिक की नकल की हो। कहीं कहीं भाषा आधुनिक सांचों में ढली सी दिखाई देती है। क्रियाएं नए रूपों में मिलती हैं। कहीं कहीं भाषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है। इस दशा में भाटों के इस वाकजाल के बीच कहाँ तक कितना अंश असली है, इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह ग्रंथ ना तो भाषा के इतिहास और ना ही साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। इसमें पांचवा मत है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। इनके मत से पृथ्वीराज रासो अप्रामाणिक ग्रंथ है। यह इसके 4 कारण मानते हैं। पहला, ऐतिहासिक व्यक्तियों के साथ समय में विरोधाभास। दूसरा, तिथियों की अशुद्धता। तीसरा, अरबी फारसी शब्दों के प्रयोग की बहुलता। और चौथा, भाषागत विविधता और विषमता। इन सभी विद्वानों ने इन्हीं कारणों से पृथ्वीराज रासो को इतिहास की दृष्टि से अप्रामाणिक ग्रंथ माना है। अब आते हैं पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के दूसरे मत पर, जो है प्रामाणिक रचना। दूसरे वर्ग पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। कर्नल टॉड, गार्सा दतासी, जॉन बीम्स, एफ.एस. ग्राउज, रुडोल्फ हनीली, ग्रेयरसन, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, डॉक्टर दशरथ वर्मा, मुनि जिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि। इसमें इनके नाम उल्लेखनीय हैं और इनके कुछ मत भी, जैसे मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या का मत है कि यह महाकाव्य आज तक कविचंद का 12वीं शती का रचा हुआ एक बड़ा प्रामाणिक ग्रंथ करके
हमारे देश में प्राचीन काल से चला आया है और इसकी यथार्थकता में आज तक क्या स्वदेशी और क्या किसी विदेशी विद्वान की कोई वैसी शंका नहीं हुई जैसी हमारे परम मित्र महामहोपाध्याय कविराज श्यामदास जी को बैठे बिठाए हो गई। प्रामाणिक हेतु मेरा निवेदन इस प्रकार है। इस महाकाव्य में जो संवत लिखे गए हैं वह मुसलमानी तारीखों में लिखे और सांप्रत शोध हुए सावंतों में मिलते हैं और उनमें 90 से 91 वर्ष का अंतर पड़ता है। फारसी भाषा के शब्दों के आधार पर महाकाव्य संवत 1940 से यह महाकाव्य संवत 1640 से 1670 के बीच का माना गया है। इस पर जवाब है कि उसने ना तो पृथ्वीराज रासो को कभी आदि से अंत तक अच्छे से पढ़ा है और ना उसको ऐतिहासिक विद्या का पूरा बोध है, क्योंकि यह अनुमान बिल्कुल ही अदृढ़ और परिपक्व है। अब तक के ऐतिहासिक शोधों के अनुसार हमारी सम्मिति में फारसी शब्दों का मेल हमारे भारत खंड की बोलचाल की भाषाओं में 7वें दशक से पाया जाता है। फिर यह तो 12वें शतक की हिंदी भाषा की कहानी है। इसमें दूसरा मत है श्याम सुंदर दास का। यह लिखते हैं, अपने हिंदी साहित्य ग्रंथ में पृथ्वीराज रासो के काव्य सौष्ठव का विश्लेषण करते हुए उसमें युग प्रतिबिंब छंद विस्तार तथा भाषा को समुचित मान दिया है और उसे प्रामाणिक कृति ठहराया है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता में तीसरा मत है डॉक्टर दशरथ शर्मा का। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक बताते हुए निम्नलिखित तर्क दिए हैं। पहला, मूल रासो ना तो जाली है और ना इसकी रचना संवत 1600 के आसपास हुई थी। यह 13वीं शताब्दी के अंत तक पूरी हो गई थी। इसकी जो लघुतम प्रतियां मिली है उसमें ना तो किसी प्रकार की ऐतिहासिक असंगतियां मिलती है और ना ही परवर्तीकालीन भाषा का रूप मिलता है। इसमें वह घटनाएं और पात्र नहीं हैं जिन्हें आधार बनाकर इसे जाली बताया जाए। इनका दूसरा तर्क है, केवल इतना ही उल्लेख है कि ब्रह्मा के यज्ञ से वीर चौहान माणिकराव उत्पन्न हुआ था। हमीर चरित्र, सुजर्न चरित्र, पुष्कर तीर्थ में यह कथा है। इनका तीसरा तथ्य है, रासो की विशालतम प्रति में दी हुई जिस वंशावली को ओझाजी ने अशुद्ध माना था वह बात लघुतम प्रति में नहीं मिलती। चौथा है, अनंगपाल और पृथ्वीराज के शासनकाल और आपसी संबंध को अशुद्धि को इतिहासकारों ने महत्व दिया था। वह अशुद्धि इस प्रति में भी मिलती है। इसे अप्रामाणिकता का महत्वपूर्ण आधार मानना बेनामी है। इनका पांचवा तथ्य है, रासो की लगभग अन्य छोटी बड़ी सभी प्रतियों में संयोगिता स्वयंवर का वर्णन है। इसमें छठा पॉइंट है, पृथ्वीराज की बहन पृथा और मेवाड़ नरेश समर सिंह के विवाह का इस प्रति में उल्लेख नहीं है और ना भीम सोमेश्वर तथा पृथ्वीराज सोमेश्वर और शहाबुद्दीन सांबर सिंह के युद्धों का इस प्रति में उल्लेख हुआ। इसमें केमास वध सर्ग मिलता है। केमास पृथ्वीराज का प्रधान सेनापति था। इस तथ्य की पुष्टि पृथ्वीराज विजय ग्रंथ से होती है। इसमें तीसरा मत है मुनि जिन विजय का। इनके विचार से पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता असंदिग्ध है। पांचवा मत है गारसा दतासी का। इनका कहना है, यह निश्चित रूप से हिंदी की अत्यंत प्राचीन रचनाओं में से एक है।
चंद पिथोरा पृथ्वीराज के यहाँ कवि थे, जिनका उन्होंने अनेक राजपूत वंशों के साथ गुणगान किया। हिंदी की अत्यंत प्रसिद्ध इतिहास लेखक और कवि पृथ्वीराज चरित्र के रचयिता तथा दिल्ली के अंतिम राजा पृथ्वीराज का इतिहास। छंदों में लिखित इस रचना में, जो भारत में प्रचलित परंपरा के अनुसार है, लेखक ने काफ़ी प्रमुख भाग लिया। 12वीं शताब्दी के भारतवर्ष का यह पूर्ण चित्र है। अब आते हैं पृथ्वीराज रासो के तीसरे मत पर, जो है अर्थ प्रमाणिक रचना। इसमें आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को अर्थ प्रमाणिक रचना माना है। रासो में प्रक्षिप्त अंशों की संख्या बहुत अधिक है, फिर भी उसमें चंद के रचे हुए कुछ ऐसे छंद अवश्य हैं जो काफ़ी पुराने हैं। रासो का काव्य रूप 10वीं सदी में प्रचलित काव्य रूप से बहुत मिलता है। इसमें संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत काव्य की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ और कथानक संबंधी प्राचीन रूढ़ियों के बहुत सुंदर प्रयोग हुए हैं। इसकी भाषा में 13वीं सदी की संयुक्ताक्षरमय अनुस्वारांत है। महत्वपूर्ण बात यह है कि रासो काव्य ग्रंथ है, ना कि इतिहास का, इसलिए इसका मूल्यांकन इतिहास की कसौटी पर ना कर उस युग में प्रयुक्त काव्य रूपों, भाषा तथा काव्य सौंदर्य के आधार पर किया जाए। पृथ्वीराज रासो के वह ही अंश प्रामाणिक हैं जिनका आरंभ शुक शुकी संवाद से होता है। इसमें केवल 7 सर्ग आते हैं। पहला आरंभिक, दूसरा इच्छिनी का विवाह, तीसरा शशिव्रता का विवाह, चौथा तोमर पहाड़ का शहाबुद्दीन को पकड़ना, पांचवा संयोगिता का विवाह, छठा कैमासवध और सातवां गौरीवध। निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो ऐतिहासिक दृष्टि से ही नहीं, साहित्यिक दृष्टि से भी एक विशिष्ट रचना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत मानकर इसे साहित्यिक कसौटी पर आंकने का प्रयास करना आवश्यक है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।